हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू फ्यूचर कॉल। आप सभी का फ्यूचर कॉल कोचिंग के एप्लीकेशन पे बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, क्योंकि मैं अच्छी नहीं हूँ तो आप तो अच्छे होंगे। बहुत ज़्यादा कोल्ड कफ हो रखा है। कैसे हैं आप सब लोग? आ जाइए फिर हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्ते। मोहित, निरंजन, रणधीर कुमार, शालिनी, नीसू, सलमान खान भी पढ़ते हैं, आलोक कुमार, दुष्यंत प्रताप सिंह, राहुल सुरवी, संदीप कुमार, ब्रजमंगल सिंह, विनोद कुमार, राहुल, धीरज कुमार। चलो भाई, गुड इवनिंग, हेलो। ठंड बहुत बढ़ गई है ना, सर्दी अपनी चरम सीमा पे है। आप देख पा रहे होंगे बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ चुकी है, ध्यान रखिएगा अपना। आइए फिर अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ा दिया था ब्रेन, और ब्रेन के सारे पार्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए थे, याद है ना? ब्रेन के जितने भी सारे पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। फिर हम उसमें सब पार्ट्स भी पढ़ चुके हैं, है ना? सारे हमने मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेरेबेलम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेब्रम, जो 2/3 भाग कवर करता है, ये सब हमने पढ़ लिया था। अब मैंने कहा था कि मैं एक क्लास में आपको ब्रेन के अंदर जो सेल्स होती हैं, जिनका नाम न्यूरॉन होता है, उसकी स्ट्रक्चर करवाऊंगी। आप ना कभी अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे होंगे ना, या आप एक काम करना, डीएनए ऑफ साइंस देखना। डीएनए ऑफ साइंस में भी मैंने कुछ क्वेश्चन डाल रखे हैं ब्रेन की इस न्यूरॉन वाले से। ये जो आपको फोटो दिख रही है ना, ये क्या है, इसके बारे में आपने कभी अगर प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन देखे तो एक क्वेश्चन तो ये बहुत आता है कि डेंड्राइट क्या होता है। कभी देखा आपने? एक्सोन क्या होता है? या एक होता है यहाँ पे साइनेप्स एरिया। साइनेप्स किसको कहा जाता है? ये डीएनए ऑफ साइंस में भी आपको मिलेंगे, अगर आपके पास है तो, नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर में वहां पर देखेंगे तो ये कुछ क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। वहां पे आप लोग सर पकड़ के बैठ जाते हैं, अरे ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है, ये कैसा है, ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है, ऐसा आपको लगेगा, है ना? तो अब एक कह रहे बिच्छू का डंक लग रहा है, बिच्छू का डंक नहीं है, ये एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। तो अब फिलहाल कमेंट करना छोड़ दीजिए और सिर्फ मेरी बात। अभिषेक, थैंक यू बेटा, अभिषेक मौर्य, थैंक यू सो मच। बिल्कुल आते हैं, टीजीटी के पेपर में बहुत अच्छे से आते हैं। अब ध्यान से सुनना है आपको कैसे क्वेश्चन, सिर्फ मैं वही पढ़ाऊंगी जो एग्जाम में आता है, फालतू आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आप हेडिंग क्या डालेंगे? छोटा सा चैप्टर आज की क्लास में खत्म हो जाएगा, चैप्टर अलग नहीं है, नर्वस सिस्टम का ही पार्ट, आप ये मान लो। आप लिखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ वन न्यूरॉन, है ना? या आप न्यूरॉन ही हेडिंग दे दीजिए। न्यूरॉन क्या होता है? बहुत ही ऐसे फाइन लैंग्वेज में क्वेश्चन आते हैं इसके, वो आपको उंगलियों पे याद हो जाएंगे आज ही। इसको हिंदी में न्यूरॉन भी कहते हैं, और इसको हिंदी में ना तंत्रिका कोशिका भी कहा जाता है, तंत्रिका कोशिका भी कहा जाता है। जब न्यूरॉन की बात करते हैं, क्या होता है न्यूरॉन, इसके बारे में कैसे क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा मार्कर को, हाँ अब सुनो, न्यूरॉन होता क्या है। जब हम नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं ना, तो न्यूरॉन को माना गया है यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। अब आप में से कुछ धोंदू बच्चे होंगे, वो कहेंगे मैम व्हाट इज नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम क्या होता है? अरे भाई पूरा तो पढ़ा चुकी हूं। नर्वस सिस्टम के अंदर हमने ब्रेन पढ़ा, स्पाइनल कॉर्ड पढ़ा, पता है ना? तो एग्जाम में आता है कि तंत्रिका कोशिका की, तंत्रिका तंत्र की, ये जो पूरा नर्वस सिस्टम है ना, इसकी इकाई माना जाता है किसको? न्यूरॉन को। इसका मतलब मैम हमारा पूरा का पूरा जो नर्वस सिस्टम है, उसके अंदर जो सबसे छोटी यूनिट है, जो सबसे छोटी इकाई है, इसको स्मॉलेस्ट यूनिट भी लिख सकते हो आप, ऐसे भी लिख लो, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। या लिखिएगा तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई। ऐसे करके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ना कि किसको माना गया है सबसे छोटी इकाई, आपका आंसर होगा न्यूरॉन। या तो पूछेगा कंप्लीट नर्वस सिस्टम की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई क्या है, आपका आंसर होगा न्यूरॉन। या पूछेगा कि ब्रेन की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, दोनों में से कैसे क्वेश्चन आ सकता है, ब्रेन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, जो हमारा ब्रेन है ना, इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी होती है, इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना, आपका आंसर सेम होगा। या पूछेगा सेल ऑफ ब्रेन क्या कहलाती है ना? या क्या पूछेगा कि सेल ऑफ ब्रेन क्या कहलाती है, ब्रेन की कोशिकाएं क्या कहलाती हैं। ऐसे करके आपके सामने क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ भी हो, देखो क्या क्या आ सकती है।
नर्वस सिस्टम की सेल, नर्वस सिस्टम की कोशिका का नाम बताओ, या स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, या पूछेगा स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ब्रेन, ऐसे करके कुछ भी आ जाए। तो हमारा जो ब्रेन या कंप्लीट नर्वस सिस्टम है वो किससे मिलकर बना हुआ है? वो न्यूरॉन से मिलकर बना हुआ है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, व्हाट इज न्यूरॉन? मैं बहुत ही सिंपल सी भाषा में समझाने की कोशिश करती हूँ। आपने मुझे यहाँ सुई चुभोई, अब दर्द हो रहा है, दर्द का एहसास कौन करवाता है? हमने पढ़ा था ब्रेन का पार्ट करवाता है, ब्रेन करवाता है। सुई यहां चुभोई, दर्द कौन महसूस करवा रहा है? ब्रेन। तो यहां से ये जो दर्द वाले मैसेज है ये हमारे ब्रेन तक कौन लेके जाता है? दिमाग थोड़ी ना यहां आएगा चल के कह रहे यहां कोई इंजेक्शन लगा रहा है, कोई सुई चुभ रहा है, नहीं। यहां से जो सिग्नल है वो हमारे ब्रेन तक कौन लेके जाते हैं? तो यही न्यूरॉन्स लेके जाते हैं। यही न्यूरॉन्स हमारे बॉडी के अंदर मैसेज को ट्रांसफर करते हैं। आप गर्म पानी की बाल्टी के अंदर हाथ देते हो, पानी गर्म लगता है, हाथ पीछे खींच लेते हो, तो पानी यहां गर्म लगा, गर्म लगने को एहसास किसने करवाया? ब्रेन ने करवाया। तो मैम ये यहां से लेकर यहां तक सिग्नल किसके थ्रू जाते हैं? तो याद रखिएगा हमारे बॉडी के अंदर 100 बिलियन, कितने? 100 बिलियंस। अब आपको पता होना चाहिए 100 बिलियन कितना होता है, मैं नहीं बताऊंगी, ठीक है। 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। 100 बिलियन से भी ज्यादा न्यूरॉन होते हैं हमारे बॉडी में, जिनका काम क्या है? जिनका काम है हमारे बॉडी पार्ट्स से, बॉडी पार्ट्स का मतलब होता है शरीर के अलग अलग अंग, उनसे मैसेज को लेकर जाना। मैसेज या स्टिमुलेशन आप कुछ भी बोल सकते हो। इनको कहां तक लेके जाना? ब्रेन तक लेकर जाना। और ब्रेन फिर पहचान करता है कि ये मैसेज कहां से आया है, कैसा आया है, कहां से आया है, कैसा आया है। तो मैं क्या बताना चाह रही हूं? मैं ये कहना चाह रही हूं, मेरी बात को प्लीज ध्यान से सुनो, कि हमारे बॉडी में जितने भी सारे मैसेज होते हैं वो शरीर के अलग अलग भाग से आते हैं हमारे ब्रेन तक। किसके थ्रू आते हैं? ब्रेन की यूनिट, मस्तिष्क की इकाई, सबसे छोटी इकाई। और वो सबसे छोटी इकाई कौन है? वो न्यूरॉन है। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा? हमारे शरीर के विभिन्न अंगों से, हमारे शरीर के अलग अलग अंगों से हमारे ब्रेन के अलग अलग भाग तक मैसेज कौन लेकर आता है? आप क्या कहोगे? न्यूरॉन। तो ब्रेन की इकाई किसको बोल देंगे? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ब्रेन? मस्तिष्क की सबसे छोटी इकाई किसको कहेंगे? न्यूरॉन को कहेंगे। और हमारे बॉडी में टोटल 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। 100 बिलियन न्यूरॉन है। जो आप अभी मैं जो अगला सेंटेंस बोल रही हूं इसके मैसेज लाना, मैंने हाथ इसके ऊपर ऐसे मारा तो अगर मुझे चोट लगी है तो ये मैसेज मेरे ब्रेन तक लेके जाने का काम कौन कर रहा है? न्यूरॉन कर रहा है, न्यूरॉन कर रहा है। पॉइंट क्लियर हो गया? अब इस न्यूरॉन के बारे में आपको एग्जाम में, मैं नहीं, एग्जाम में 2 क्वेश्चन आते हैं। क्या आते हैं जरा लिखिएगा। न्यूरॉन को हिंदी में न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका कहा जाता है, या तंत्रिका कोशिका कहा जाता है। न्यूरॉन के बारे में 2 क्वेश्चन आते हैं। न्यूरॉन को कहा गया है लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी सेल्स होती हैं, उनमें से एक सेल कौन सी है? न्यूरॉन है। न्यूरॉन एक सेल है बच्चा। जैसे हमारे बालों की सेल्स होती हैं, आंखों की सेल्स होती हैं, नाक की होती हैं, ठीक वैसे ही हमारे ब्रेन की सेल्स को हम न्यूरॉन कहते हैं। व्हाट इज न्यूरॉन? न्यूरॉन एक सेल है, एक कोशिका है, एक सेल है। लेकिन कैसी सेल है? ये सबसे लंबी, किसकी? मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? न्यूरॉन। हालांकि मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूं। मैम आपकी आवाज चेंज हो गई। आवाज चेंज नहीं हुई, मुझे कोल्ड हो रखा है फिलहाल, नाक बिल्कुल बंद है एकदम, है ना, समझ रहे हो आप? एकदम कोल्ड हो रखी है पूरा। तो लिखिएगा मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका, मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका किसको माना गया है बच्चा? सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन को माना गया है। जितनी भी हमारे बॉडी में आंख, नाक, कान सबकी सेल्स होती है ना, उसमें सबसे लंबा कौन सा है? न्यूरॉन है। नेक्स्ट, अगर मैं न्यूरॉन की बात करती हूं तो न्यूरॉन जो है इनमें, इसमें मिनिमम रीजनरेशन पावर होती है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये एग्जाम का क्वेश्चन बनता है। मिनिमम रीजनरेशन पावर होती है इसके अंदर। अब मिनिमम रीजनरेशन का मतलब क्या है? अगर न्यूरॉन एक बार टूट गए, कट गए, फट गया, उसके बाद वो वापस से रीजनरेट नहीं हो सकता।
एक बार गया मतलब गया। इनमें पुनः निर्माण की क्षमता बहुत कम होती है या ना के बराबर होती है। पुनः निर्माण की क्षमता नहीं होती है। क्षमता कम होती है या नहीं होती है? कम होती है। इसका मतलब मैम एक बार ये खराब हो गया हमेशा के लिए हो गया? बिल्कुल हो गया। अगर आपका दिमाग एक बार खराब हो गया ना तो हमेशा के लिए खराब है। एक बार पागल हो गए तो फिर पागल ही रहोगे आप। समझ गए मेरी बात? तो एग्जाम में क्या क्वेश्चन बनेगा कि वो कौन सा ब्रेन की सेल्स या कौन सी सेल्स हैं जो सबसे लंबी है? न्यूरॉन। कौन सी सेल्स में सबसे कम रीजनरेट होने की पावर होती है? एक बार खराब मतलब एक बार डैमेज, एक बार नष्ट हो गया तो उसको वापस से आप रीजनरेट नहीं कर सकते। वो कौन? वो न्यूरॉन है। वो कौन है? वो न्यूरॉन है। अब आप मेरे से पूछो ऐसा क्यों मैम? साइंस तो हर चीज का रीजन मांगती ना, हर चीज का कारण मानती। तो बच्चा, क्योंकि न्यूरॉन्स के अंदर क्या नहीं होता? सेल डिवीजन नहीं होता। न्यूरॉन्स के अंदर क्या नहीं होता? सेल डिवीजन नहीं होता। अब आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों बता दो, मैंने पढ़ाया था ना सेल डिवीजन क्या होता है, कोशिका विभाजन क्या होता है? वो विभाजन जिससे एक सेल अपने आप को डिवाइड करके दो सेल बनाती है, फिर ये भी आगे डिवाइड होगी, ये भी आगे डिवाइड होगी। तो जब न्यूरॉन की मान लो ये सेल खत्म हो गई और इसमें सेल डिवीजन होता ही नहीं है, तो क्या ये वापस रीजनरेट हो पाएगी? क्या ये वापस से बन पाएगी? नहीं मैम, है ना? नहीं मैम। समझ गए मेरी बात? आपने मेरे से क्या पूछा? आपने मेरे से पूछा कि मैम ये वापस से रीजनरेट क्यों नहीं होते? तो मैंने आपको आंसर दिया क्योंकि इनमें सेल डिवीजन नहीं होता। अगर ये सेल मर गई तो इसमें डिवीजन नहीं हुआ तो ये वापस नहीं बन पाएगी, नई सेल तो नहीं बना पाएगी। तो एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन ना ऐसे भी आ जाता है कि ह्यूमन बॉडी की उन सेल्स का नाम बताइए जिनमें सेल डिवीजन नहीं होता। तो न्यूरॉन सेल्स के अंदर किसी भी टाइप का कोई सेल डिवीजन नहीं होता है। पॉइंट क्लियर हो गया? आगे चलो। न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन एक सेल है भाई, और इसमें सेल डिवीजन नहीं होता, इसलिए वापस रीजनरेट नहीं हो सकती हैं, ये वापस नहीं बन सकती हैं। पॉइंट क्लियर हो गया? अब बात आती है न्यूरॉन के बारे में कि न्यूरॉन कितने भागों में बंटा हुआ होता है। न्यूरॉन के पार्ट्स कौन कौन से हैं? न्यूरॉन के पार्ट्स, द पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन के भाग। न्यूरॉन के दो पार्ट होते हैं। एक होता है न्यूरॉन का हेड वाला पार्ट। हेड का मतलब सिर, जैसे आपका सिर है, मेरा सिर है, ये मेरा सिर है ना? और एक दूसरा इसका पार्ट होता है, उसको बोलते हैं टेल वाला पार्ट। टेल का मतलब होता है पूंछ। मैम दिखाओ कौन सा सिर है, कौन सा पूंछ है? ये रहा न्यूरॉन का हेड वाला पार्ट, ये इसका सिर है। और ये जो पूंछ लग रही है ना, आपको दिख भी रही होगी, पूंछ जैसा ही लग रहा होगा। तो ये इसका हेड वाला पार्ट है और ये इसका टेल वाला पार्ट है, पूंछ वाला भाग है। पॉइंट क्लियर हो गया? तो न्यूरॉन का हेड वाला पार्ट, टेल वाला पार्ट, दो हिस्सों में बांट दिया आपने न्यूरॉन को। यहां से क्वेश्चन बनेगा। अब न्यूरॉन के हेड वाले पार्ट को क्या कहा जाता है? एग्जाम का क्वेश्चन। न्यूरॉन के हेड वाले पार्ट को सेल बॉडी पार्ट कहते हैं या इसको साइटोन कहते हैं। एग्जाम में आता है कि न्यूरॉन के सेल बॉडी वाले हिस्से को या हेड वाले भाग को क्या कहा जाता है? आप कहोगे कि इसका सिर वाला भाग कोशिका भाग या साइटोन कहलाता है। कोशिका भाग या साइटोन कहलाता है। ये देखो, ये रहा पार्ट, ये वाला पार्ट लिखा ना सेल बॉडी, ये देखो। तो न्यूरॉन का ये जो सिर है ना, इसको सेल बॉडी कहते हैं, और ये जो पूंछ वाला भाग है ना, इसको एक्सोन कहा जाता है। इसको एक्सोन कहा जाता है। तो न्यूरॉन के पूंछ वाले भाग को एक्सोन, हिंदी में एक्सोन लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, हिंदी में एक्सोन लिखा हुआ मिलेगा। तो क्वेश्चन आ गए, क्या क्या क्वेश्चन हो गए एग्जाम में, है ना? सुमन थैंक यू। क्या क्या एग्जाम के क्वेश्चन आएगा? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि न्यूरॉन के हेड वाले पार्ट को क्या कहते हैं? आप कहोगे सेल बॉडी या साइटोन। और न्यूरॉन के जो टेल वाला पार्ट है, जो पूंछ वाला भाग है, उसको क्या कहते हैं? उसको हम एक्सोन कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट सुनो। ये जो हेड वाला पार्ट होता है ना न्यूरॉन का, इसके अंदर कुछ मैटर रहता है, और ये जो मैटर रहता है ना, ये व्हाइट मैटर रहता है। ये सफेद कलर में इसमें लिक्विड रहता है। लिक्विड का मतलब तरल पदार्थ।
तो इसलिए इसको कभी कभी व्हाइट पार्ट भी नाम देते हैं, सफेद भाग भी। और ये पूंछ वाले भाग में ना ग्रे कलर का मैटर रहता है, तो इसे ग्रे पार्ट भी कहते हैं। तो ये बात आप लिख लीजिएगा अपनी नोटबुक में कि हेड वाले पार्ट में व्हाइट पार्ट रहता है। व्हाइट पार्ट का मतलब सफेद भाग रहता है। और इधर कैसा रहता है, इधर ग्रे पार्ट रहता है। और आपको मैं एक बात बता दूं जनरल नॉलेज के लिए कि ये जो ग्रे पार्ट होता है ना यहाँ पर, इसी ग्रे पार्ट पर डिपेंड करता है क्या, आपका आईक्यू लेवल। आईक्यू लेवल, आईक्यू लेवल जानते हैं ना क्या होता है? तो आईक्यू लेवल डिपेंड करता है ग्रे वाले पार्ट पे। जितना ज्यादा ग्रे पार्ट आपके न्यूरॉन्स के अंदर, उतना अच्छा आईक्यू लेवल है आपका, उतना अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है आपका, उतना अच्छा कॉमन सेंस है आपका, राइट? तो ये बात होगी व्हाइट पार्ट और ग्रे पार्ट की। अब न्यूरॉन के ये सारे हिस्से हैं ना, ये सारे एक एक करके पढ़ने हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज डेंड्रोन, डेंड्रोन क्या है, डेंड्राइट क्या है, न्यूक्लियस क्या है, यहाँ पे एक्सोन क्या है, माइलिन शीथ क्या है, श्वोन सेल्स क्या है, नोड ऑफ रनवायर क्या है, ये सारे आपको यहाँ पे नोट याद रखने हैं। पहले आप न्यूरॉन के बारे में कुछ पॉइंट्स और लिख लीजिए मेरे साथ। न्यूरॉन की जो स्ट्रक्चर होती है या न्यूरॉन की जो शेप होती है, आकृति होती है, वो इर्रेगुलर होती है। इर्रेगुलर का मतलब है हमारे बॉडी में न्यूरॉन्स का शेप कोई फिक्स नहीं है। कोई न्यूरॉन लंबा हो सकता है, कोई छोटा हो सकता है, कोई चौड़ा हो सकता है, कोई बड़ा हो सकता है। मतलब इनकी आकृति कोई निश्चित नहीं है, यह अनिश्चित आकार की होती है, इर्रेगुलर शेप में है। न्यूरॉन एक शेल है और शेल के अंदर आप जानते हैं न्यूक्लियस होता है। तो न्यूरॉन के अंदर भी न्यूक्लियस पाया जाता है, लिख लीजिएगा न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। केंद्रक पाया जाता है, बिल्कुल न्यूरॉन के अंदर भी केंद्रक होगा। न्यूरॉन के अंदर भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूरॉन के अंदर भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। केंद्रक झिल्ली भी पाई जाती है, लिख लीजिएगा केंद्रक झिल्ली भी न्यूरॉन में होती है। न्यूरॉन कोई अलग चीज नहीं, एक सेल है हमारे बॉडी में, बस वो ब्रेन की सेल्स कहलाती है। केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, इसके आगे भी लिख दो, पाई जाती है, प्रेजेंट होती है। न्यूरॉन्स में भी माइटोकॉन्ड्रिया होता है, बिल्कुल होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये सब तो आपने पढ़ लिया ना, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। न्यूरॉन्स में भी ईआर होता है। ईआर का मतलब क्या पढ़ाया था मैंने, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतः प्रदव्य जालिका। न्यूरॉन में भी गोल्गी बॉडीज होते हैं, गोल्जी काय होते हैं, बिल्कुल होते हैं। ये न्यूरॉन के अंदर इतनी सारी चीजें पाई जाती हैं। तो अगर एग्जाम में कभी आ गया कि न्यूरॉन के अंदर न्यूक्लियस होता है क्या, आप कहोगे तो मैम ने पढ़ाई नहीं, बिल्कुल होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है क्या, बिल्कुल होती है। माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्जी काय होते हैं। ये सब न्यूरॉन के अंदर पाए जाते हैं। और न्यूरॉन की कोई आकृति फिक्स नहीं होती है, इर्रेगुलर शेप में होते हैं न्यूरॉन्स, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई लंबा, कैसे भी हो सकते हैं। अब बात आती है पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन्स की। न्यूरॉन्स के कौन कौन से भाग होते हैं, तो लिख लीजिए न्यूरॉन्स के कौन कौन से भाग हैं, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। न्यूरॉन के भाग या तंत्रिका कोशिका के भाग, न्यूरॉन के भाग कौन कौन से भाग होते हैं। सबसे पहला इस इमेज के अंदर देखो, आपको दिख रहा होगा ये वाला हिस्सा, ये न्यूरॉन का क्या है, हेड वाला पार्ट है। और इसी हेड वाले पार्ट को हमने क्या नाम दिया है, इसी हेड वाले पार्ट को हमने साइटोन पार्ट दिया है, इसको हमने साइटोन बोला है। तो लिख लीजिए नंबर 1, नंबरिंग कर लेना, ठीक है, इसके पार्ट्स को आप नंबरिंग कर लेना, नंबरिंग में याद करोगे आसान रहेगा। मतलब क्या कहना चाह रही हूं मैं मैम न्यूरॉन का हेड पार्ट, हेड पार्ट का मतलब हो गया सिर वाला भाग, और सिर वाले भाग को क्या नाम दिया हमने, इसी भाग को सेल बॉडी कहते हैं, हम कोशिका काय कहते हैं, या इसी भाग को हम साइटोन कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं, साइटोन कहते हैं। और इसी भाग में क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चा, न्यूक्लियस पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। तो जो भी आपके न्यूरॉन का सिर वाला हिस्सा होगा, ये वाला, इसमें देख लीजिए आप, यहाँ पर इस हिस्से में क्या है, तो इस हिस्से में आपका न्यूक्लियस दिखा रखा है, ये रहा, इसको साइटोन कहेंगे, इतने पार्ट को साइटोन या सेल बॉडी कहेंगे। पॉइंट क्लियर हो गया, समझ रहे हैं ना आप, देख रहे हैं ना। एक कह रहे न्यूरॉन के अंदर सेल होते हैं। अभिषेक बच्चा, आप क्या पढ़ाई में आपका बिल्कुल ध्यान नहीं है, या फिर मतलब दिमाग किसी और के घर दे के आ गए हैं आप। न्यूरॉन के अंदर सेल होते हैं क्या, न्यूरॉन खुद अपने आप में एक सेल है भाई। ये बात मैं आज की क्लास में बच्चों तुम लोग बता दो कितनी बार बोल चुकी हूं ये बात।
न्यूरॉन एक अपने आप में सेल है। ये बात कितनी बार बोल चुकी हूँ, कम से कम 5 बार बोल चुकी होंगी ना, कि जैसे हमारे बॉडी में आंख, नाक, कान की सेल्स होती हैं, ठीक वैसे ब्रेन की सेल्स को हम न्यूरॉन कहते हैं। अब आप मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हो कि मैम न्यूरॉन के अंदर सेल्स होती हैं क्या? अरे भाई, न्यूरॉन खुद एक सेल है। न्यूरॉन क्या है? एक खुद सेल है एक, ठीक है ना। तो न्यूरॉन के सेल वाले भाग को तो हमने साइटोन कहा है। बस इस सेल के पीछे एक ऐसे पूंछ लगी हुई है, ये मान लो आप। इस पूंछ को हम क्या बोलते हैं? एक्सोन। इसलिए तो सबसे लंबी सेल होगी हमारे बॉडी की, क्योंकि इसमें एक पूंछ भी लटका हुआ है ऐसे, है ना। समझ में आ गई मेरी बात? चलो, अब बात क्या आती है नेक्स्ट बच्चा, ये जो सेल बॉडी वाला पार्ट है ना, इसमें आप कुछ ऐसी चांद की जैसी स्ट्रक्चर देखोगे। आप खुद देखिए, ऐसी चांद की जैसी आपको स्ट्रक्चर बनी हुई दिखेंगी। ये देखो, ऐसा ये दिख रहा है चांद वाला भाग, ये वाला देखो, ये पार्ट ऐसे ऐसे ऐसे। इस भाग को क्या कहा जाता है? इस भाग को कहा जाता है डेंड्रोन। डेंड्रोन। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है डेंड्रोन किसका हिस्सा माना गया है? आप क्या कहोगे? डेंड्रोन न्यूरॉन का हिस्सा है। और न्यूरॉन में भी कहाँ होता है? आप क्या लिखोगे? हेड वाले पार्ट में, या सेल वाले पार्ट में, या साइटोन वाले पार्ट में होता है। ये समझ में आ गया? अब ये डेंड्रोन क्या करते हैं? इन डेंड्रोन के ऊपर इस तरीके से ब्रांचेस निकली हुई होती हैं, बहुत सारी शाखाएं निकली हुई होती हैं इन डेंड्रोन में, ऐसे लंबी लंबी शाखाएं निकली होती हैं। आपको मैं इमेज दिखाती हूँ न्यूरॉन की, देखना, ऐसे लंबी लंबी ब्रांचेस निकली हुई होती हैं। ये देखो लंबी लंबी ब्रांचेस है ना, ऐसा लग रहा है किसी का हाथ है और लंबी लंबी उंगलियां हैं। इन ब्रांचेस को डेंड्राइट कहते हैं। इन ब्रांचेस को हम क्या कहते हैं? डेंड्राइट कहते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज डेंड्राइट? तो आप क्या लिखेंगे? डेंड्राइट क्या है? न्यूरॉन के ऊपर जो ब्रांचेस लगी हुई हैं, जो शाखाएं निकली हुई हैं न्यूरॉन की, जो डेंड्रोन वाला हिस्सा है उसमें जो शाखाएं निकली हुई है लंबी लंबी, उन शाखाओं को हम डेंड्राइट कहते हैं। उनको हम डेंड्राइट कहते हैं। अब इन डेंड्राइट का काम क्या होता है वो सुनिए। ये डेंड्राइट इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती है। क्या करती है? ये आप लिख लीजिए, सबसे पहले मैसेज इन्हीं के पास आता है। जैसे मान लीजिए यहां पे मेरा एक न्यूरॉन है, तो न्यूरॉन का ये जो हिस्सा, इसमें लंबी लंबी ब्रांचेस निकली हुई होती हैं और इन ब्रांचेस को हम डेंड्राइट कहते हैं। और डेंड्राइट क्या करती हैं? सबसे पहले इंफॉर्मेशन को, इंफॉर्मेशन का मतलब है सूचना, कैसी सूचना आ रही है, कैसा मैसेज आ रहा है, उसको क्या करती हैं? कलेक्ट करती हैं। इसलिए हम इसको कलेक्टर भी कहते हैं। वो वाला कलेक्टर नहीं, मतलब कलेक्ट करने वाला, एकत्रित करने वाला। तो ये एग्जाम का क्वेश्चन कैसा कि सूचनाओं को ग्रहण करने का काम या किसी भी मैसेज को अपने पास सबसे पहले रिसीव डेंड्रोन करता है, या डेंड्रोन की जो शाखाएं हैं वो करती हैं, जिनको हम डेंड्राइट कहते हैं। जैसे अगर हम सर्दियों कह रही हूँ, दिवाली पे हम क्या करते हैं? अगर हमारे घर में ऊंचा कमरा है, बहुत हाइट ज़्यादा है, उसमें ऊपर जाला लगा हुआ है, तो हम क्या करते हैं? ऐसे लंबा सा एक लकड़ी लाते हैं, उसके ऊपर झाड़ू बांधते हैं और वहां से जाला साफ करते हैं, क्योंकि हमें दूर तक पहुंचना है। ठीक ऐसे ही हमारे न्यूरॉन की ऐसे लंबी लंबी ब्रांचेस निकली हुई होती है, ताकि वो तुरंत किसी भी मैसेज को अपने पास पकड़ लें। तो एग्जाम का क्वेश्चन, हमें सिर्फ एग्जाम में आते हैं वो क्वेश्चन पढ़ने, ज्यादा हमें पीएचडी नहीं करनी है। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा कि न्यूरॉन के उस हिस्से का नाम बताओ जो सबसे पहले मैसेज को या किसी भी सूचना को ग्रहण करता है, जो इंफॉर्मेशन को कनेक्ट करता है अपने पास, सबसे पहले अपने पास कलेक्ट करता है। तो आप क्या बताओगे? वो डेंड्राइट कहलाती है, वो डेंड्राइट कहलाती है। तो यहां से इन्होंने मैसेज को पकड़ लिया। ये देखो, ये मैसेज को पकड़ लिया। ये देखो, इन शाखाओं ने, इन लंबी लंबी शाखाओं ने अपने पास मैसेज को पकड़ लिया। अब ये मैसेज कहां भेजेंगे? ये आगे भेजेंगी। आगे किसमें? इस सिलेंड्रिकल ट्यूब में, इस सिलेंड्रिकल ट्यूब में। लेकिन किसी भी मैसेज को आगे भेजने के लिए एनर्जी चाहिए होता है। ये काम हो रहा है, काम करने के लिए आप पढ़ा है साइंस में, एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए। अब इस न्यूरॉन के पास ये एनर्जी कहाँ से आती है? तो न्यूरॉन के इस हिस्से में छोटे छोटे इस तरीके से ग्रैन्यूल्स होते हैं, कण होते हैं, और इन्हीं कणों को बोलते हैं नेजल्स ग्रैन्यूल। तो पहला हिस्सा पढ़ लिया आपने,
ये नाम लिखते जाइएगा। पहला हेड पार्ट में डेंड्रोन, डेंड्रोन ऐसे चांद जैसा होता है, फिर इससे जो शाखाएं निकलती हैं उसको डेंड्राइट कहते हैं। तो डेंड्रोन, डेंड्राइट, साइटोन, ये सब किसके नाम, ये सब कहाँ पढ़ते हैं, न्यूरॉन में पढ़ते हैं। ठीक है, अब बच्चा क्या होता है, दूसरा लिखेंगे, इसी न्यूरॉन का दूसरा हिस्सा कहलाता है नीजल्स ग्रैन्यूल। एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज नीजल्स ग्रैन्यूल। हिंदी मीडियम वाला बच्चा क्या लिखेगा, नीजल एक साइंटिस्ट का नाम है। नीजल के कण ये क्या होते हैं, ये नीजल के कण न्यूरॉन के अंदर ऐसे छोटे छोटे ग्रैन्यूल होते हैं, ऐसे छोटे छोटे कण होते हैं। जैसे हमने एक बार राइबोसोम पढ़ा था, ये राइबोसोम ही है, बस ये मान लो न्यूरॉन के राइबोसोम को हम नीजल्स ग्रैन्यूल कह देते हैं, ये मान लो आप। और राइबोसोम का काम क्या था, प्रोटीन बनाना। तो ये नीजल्स ग्रैन्यूल ये भी क्या करते हैं, ये भी जो आपका न्यूरॉन होता है उसके अंदर प्रोटीन मेकिंग का काम करते हैं, प्रोटीन मेकिंग एंड सिंथेसिस का काम करते हैं, प्रोटीन का निर्माण और उसका संश्लेषण करने का काम करते हैं। तो लिख दीजिए प्रोटीन के निर्माण में सहायक होते हैं कौन, नीजल्स ग्रैन्यूल। और ये नीजल्स ग्रैन्यूल कहाँ होते हैं, आप कहोगे ये न्यूरॉन के पास है। किसके पास है, ये न्यूरॉन के पास है। पॉइंट क्लियर हो गया। एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, समझ में आ गई मेरी बात। तो आपसे एग्जाम का क्वेश्चन सीधा है कि नीजल्स ग्रैन्यूल कहाँ होते हैं, वहां आप सर पकड़ के बैठ जाओगे कि नीजल्स ग्रैन्यूल होते क्या है। भाई ये न्यूरॉन के अंदर होते हैं, और न्यूरॉन के अंदर काम क्या होता है इनका, इनका काम होता है प्रोटीन बनाना, प्रोटीन बनाना। अब तीसरा हिस्सा लिखिए, न्यूरॉन का तीसरा हिस्सा कहलाता है एक्सोन। क्या कहलाता है बच्चा, एक्सोन कहलाता है। और ये एक्सोन क्या है, एक्सोन ये वाला हिस्सा है, ये देखो लंबी सी सिलेंड्रिकल ट्यूब दिख रही है, बेलनाकार नली दिख रही है, इसी को कहते हैं एक्सोन। ये लिख रखा एक्सोन। तो लिखिए इस एक्सोन को हम क्या लिखेंगे, ये सिलेंड्रिकल ट्यूब होती है, सिलेंड्रिकल ट्यूब। एग्जाम में एक क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है कि न्यूरॉन की जो बेलनाकार नली है, जो बेलनाकार नली है, उस नली का नाम क्या होता है, इस नली का नाम होता है एक्सोन। इसका काम क्या है, इसका फंक्शन लिखो, ये क्या काम करती है। देखो यहां से मैसेज आया, ऐसे मैसेज आया, कोई भी मैसेज, अब ये मैसेज आगे ट्रांसफर करने का काम होता है एक्सोन का। किसका, एक्सोन का। तो एक्सोन के फंक्शन में आप लिखोगे इट ट्रांसफर मैसेज फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, आगे की तरफ, ये मैसेज को आगे की तरफ भेजता है। तो लिखिए इट ट्रांसफर मैसेज फॉरवर्ड। बोलते ना मैसेज फॉरवर्ड कर दो, आगे भेज दो। तो आप लिखेंगे ये उद्दीपनों को या मैसेज को आगे की तरफ भेजती है, मैसेज को आगे की तरफ भेजती है। लिख लीजिए आगे की तरफ भेजती है, आगे की तरफ भेजती है। ये नली है, ये एक नली है, और ये क्या करती है, ये उद्दीपनों को आगे की तरफ भेजती है। उद्दीपन लिख दो या मैसेज लिख दो, उद्दीपनों को आगे की तरफ भेजती है। इस नली के अंदर से होता हुआ ऐसे मैसेज, यहां से मैसेज आपने पकड़ा, पकड़ने के बाद मैसेज आगे गया, आगे गया, आगे गया, आगे गया, ऐसे ऐसे ऐसे। किस नली ने भेजा, एक्सोन ने भेजा, एक्सोन ने भेजा। पॉइंट क्लियर हो गया। अब इस एक्सोन को प्रोटेक्शन देने के लिए यहां पर ऐसे एक कवरिंग लगी हुई होती है। कवरिंग का मतलब आवरण लगा हुआ होता है, और ये आवरण किसका बना हुआ होता है, ये माइलिन शीट कहलाता है। अगेन टीजीटी लेवल का एग्जाम का क्वेश्चन, बहुत धांसू क्वेश्चन, इसको नोट करो। क्या कि एक्सोन को प्रोटेक्शन देने के लिए इस तरीके से कवरिंग लगा हुआ होता है, ये देखो कवर ऐसे, और इसका नाम होता है माइलिन शीट। तो एग्जाम में अगेन क्वेश्चन आता है कि माइलिन शीट क्या होता है, सेम नाम हिंदी में है माइलिन शीट। माइलिन शीट क्या है, लिखिए मेरे साथ कि एक्सोन को सुरक्षा देने के लिए, एक्सोन को सुरक्षा देने के लिए उसके चारों तरफ जो झिल्ली पाई जाती है, जो कवरिंग पाया जाता है,
एक्सोन का कवरिंग जो होता है उसको माइलिन शीथ कहा जाता है। एक्सोन की जो कवरिंग होती है, आवरण होता है, प्रोटेक्शन देता है, सुरक्षा देता है, कौन? माइलिन शीथ। कौन देता है? माइलिन शीथ। हाँ जी इंदू जी, मैं तो लाइव ही हूं। ठीक है, समझ में आ रही है ना मेरी बात? थोड़ा सा टफ लग रहा होगा ये चीजें, लेकिन एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। थोड़ा टफ लग रहा होगा लेकिन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं बच्चा। हो गया? पॉइंट क्लियर हो गया? अब क्या होता है, जहां पर ये लास्ट में जाकर ये ट्यूब खत्म होती है, इस हिस्से को क्या कहा जाता है? एक्सोन टर्मिनल। जैसे रेलवे स्टेशन पे टर्मिनल होते हैं, एयरपोर्ट पे टर्मिनल होते हैं, है ना, जहां पे आप लैंड करते हैं या आप टेक ऑफ के लिए जाते हैं, बोलते हैं टर्मिनल 1, टर्मिनल 2। तो एक्सोन का सबसे आखिरी हिस्सा क्या कहलाता है? एग्जाम का क्वेश्चन, मैं लास्ट में आपका एक एक सारा पॉइंट याद करवा दूंगी वापस से। एक्सोन का आखिरी हिस्सा क्या कहलाता है? एक्सोन टर्मिनल कहलाता है। एक्सोन टर्मिनल कहलाता है। तो लिख लीजिए, एक्सोन का आखिरी भाग, एक्सोन का लास्ट हिस्सा या लास्ट पार्ट क्या कहलाता है? एक्सोन टर्मिनल कहलाता है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब यहां पर ये एक न्यूरॉन की स्ट्रक्चर थी, एक न्यूरॉन खत्म हो गया। अब यहां से दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा का ऐसा पूरा। ठीक है, तो ये जो पहला न्यूरॉन जहां खत्म हुआ है, ये ध्यान से सुनना, सबसे ज्यादा इस चैप्टर से यही क्वेश्चन आता है। आज की क्लास का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं भी बोलने वाली हूं। एक न्यूरॉन खत्म हो गया, दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट हुआ है, उनके बीच में हल्का सा गैप रहता है और इस गैप को कहते हैं साइनेप्स गैप। क्या कहते हैं? साइनेप्स गैप कहते हैं। साइनेप्स या सिनेप्स क्षेत्र कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? साइनेप्स गैप कहा जाता है। ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है, बहुत बार। तो लिखिए, पांचवा हिस्सा लिख दो, साइनेप्स। साइनेप्स, साइनेप्स गैप लिख दो, हिंदी में लिख दो सिनेप्स क्षेत्र। हिंदी में हो जाएगा सिनेप्स क्षेत्र। क्या होता है ये? क्या लिखोगे? एक न्यूरॉन का आखिरी हिस्सा और दूसरे का शुरुआती हिस्सा। या आप लिख दो एक न्यूरॉन का आखिरी भाग, न्यूरॉन का आखिरी भाग और दूसरे का क्या? शुरुआती भाग। जहां पे एक न्यूरॉन खत्म हो रहा है, दूसरा शुरू हो रहा है, बीच में एक गैप होता है छोटा सा, उसको कहते हैं हम साइनेप्स गैप। न्यूरॉन तो 100 बिलियन होते हैं ना, तो आखिरी भाग एक न्यूरॉन का, और जहां एक न्यूरॉन का आखिरी भाग हो गया और दूसरे न्यूरॉन का क्या? शुरुआती भाग। दूसरे न्यूरॉन का आप पूरा लिख लेना, शुरुआती भाग। एक न्यूरॉन जहां खत्म हो रहा है, दूसरा जहां पे शुरू हो रहा है, उस हिस्से को क्या कहते हैं? साइनेप्स गैप कहते हैं या सिनेप्स क्षेत्र कहते हैं। एक बार मेरे साथ इस फोटो को देखो, कैसे क्या क्या याद रखना है। ये न्यूरॉन का सिर वाला भाग है, ये पूंछ वाला भाग है। सिर वाले भाग को नाम देते हैं साइटोन। इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम होता है, और इसके अंदर छोटे छोटे ऐसे कण होते हैं जिनको नीजस ग्रैन्यूल कहते हैं। ये प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। इसका ये जो चांद जैसा भाग है, इसको डेंड्रोन कहा जाता है। डेंड्रोन में बहुत सारी शाखाएं निकली हुई होती हैं, उनको डेंड्राइट कहा जाता है। डेंड्राइट सबसे पहले इंफॉर्मेशन को अपने पास, सूचनाओं को ग्रहण करती हैं, फिर ये आगे भेज देती हैं। आगे कहाँ? एक्सोन। एक्सोन क्या होता है? ऐसे एक सिलेंड्रिकल ट्यूब होती है, बेलनाकार नली होती है, जिसके अंदर से मैसेज यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, और इस नली को सुरक्षा देने के लिए एक प्रोटीन की लेयर होती है जिसको माइलिन शीथ कहा जाता है। एक प्रोटीन की मेम्ब्रेन होती है जिसको माइलिन शीथ कहा जाता है। तो यहां से मैसेज ऐसे ऐसे होता हुआ एक्सोन टर्मिनल। एक्सोन टर्मिनल क्या है? एक न्यूरॉन का आखिरी हिस्सा है। ठीक है, यहां पहुंच गया मैसेज। अब यहां से एक दूसरा न्यूरॉन होगा तो ये मैसेज इसके पास, फिर इसके पास से आगे तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, ऐसे करते करते न्यूरॉन से आपके ब्रेन तक पहुंच जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मुझे किसी ने कांटा चुभो दिया, तो यहाँ का पहला न्यूरॉन सिग्नल दूसरे को देगा, दूसरा तीसरे को देगा, तीसरा चौथे से करते करते बहुत सारे लाखों करोड़ों न्यूरॉन से वो इंफॉर्मेशन कहाँ आ जाती है? मेरे ब्रेन तक आ जाती है। कहां पर? मेरे ब्रेन तक आ जाती है। समझ में आ गई मेरी बात? तो एग्जाम के क्वेश्चन यही है सब। डेंड्रोन क्या है, डेंड्राइट क्या है, साइटोन क्या है, एक्सोन क्या है, माइलिन शीथ क्या है, एक्सोन टर्मिनल क्या है, साइनेप्स क्या है।
ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। नोड ऑफ रणवीर स्पीड देने का काम करती है मैसेज को, सुरभि स्पीड देने का काम करती है मैसेज को। पॉइंट क्लियर हो गया? ये इतनी सारी चीजें आपको याद रखनी थी यहां से, और इसी के साथ आपका नर्वस सिस्टम वाला चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसी के साथ एसएससी सीजीएल वाला हाँ जी, अब बताओ किसी का कोई, अब मैं आपसे 4-5 क्वेश्चन पूछूं, डीएनए ऑफ साइंस ले आऊं मैं आपसे इस चैप्टर के 4-5 क्वेश्चन भी पूछ लेती हूँ, जिससे आप लोगों को चलो। अब इस आपके पास अगर ये बुक है तो प्लीज इसको निकाल लीजिए, थोड़े से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें। अब 4-5 क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लूं। नर्वस सिस्टम कितने नंबर पेज पे होगा है, तो प्लीज निकाल लीजिए आप बुक को, ऐसी घर पे रखने के लिए नहीं मंगवाई है आपने। चलो 4-5 क्वेश्चन पूछती हूँ मैं आपसे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ध्यान से सुनिएगा, मैं हिंदी में भी प्रोनाउंस कर दूंगी। हाँ जी, पहला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि इन ह्यूमन ब्रेन मेमोरी पावर इज फाउंड इन, हमारी ब्रेन के किस हिस्से में मेमोरी पावर होती है। अब ये तो गलत मत बताना यार, अब ये गलत बताया तो फिर मुझे लगेगा यार तुम लोग तो मतलब बिल्कुल ही यार ढंब हो एकदम ना। मेमोरी पावर कहाँ होती है, आंसर करो फटाक से, बिना ऑप्शन के बता देना चाहिए था आपको। ऑप्शन क्या मांग रहे हो, ऑप्शन क्या मांग रहे हो, बिना ऑप्शन के बता देना चाहिए था। हाँ जी, चलो ऑप्शन दे दूं। ऑप्शन नंबर ए में है एमओ, मेडुला ऑब्लंगेटा। ऑप्शन नंबर बी में है सेरेब्रम, सेरेब्रम। ऑप्शन नंबर सी में है पॉन्स, एंड ऑप्शन नंबर डी में है सेरेबेलम। आप बता दो भाई कहां होती है मेमोरी, मेमोरी कहां होती है। अरे बाप रे, तुम लोग अभी तक गलत बता रहे हो आंसर इसका। ये सेरेबेलम कौन बोल रहा है, इतना चिल्ला चिल्ला के पढ़ा चुके हैं लेकिन फिर भी इनके आंसर गलत आएंगे। सेरेब्रम 2/3 भाग था, मैंने कहा था मेमोरी बनती भी यही है, स्टोर भी यही होती है। नहीं काम के तुम लोग ऐसी पढ़ाई लिखाई करोगे क्या। ब्राज ने सही आंसर दिया। चलो अगला क्वेश्चन सुनो। बॉडी टेम्परेचर इज रेगुलेटेड बाय, बॉडी टेम्परेचर कौन रेगुलेट करता है, ब्रेन का कौन सा हिस्सा है जो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, शरीर के तापमान को नियंत्रित करके रखता है। और शरीर के तापमान मैंने पढ़ाया था, ताप नियंत्रक कहते हैं जिसको, जिसको थर्मोमीटर कहते हैं। कौन, आंसर करो फटाक से, बी मत लिखो यार, तुम लोग किताब है तो तुम लोग आंसर देख के बी लिख दोगे। मैंने ऑप्शन नहीं दिया अभी तक तो बी कैसे आएगा जितेंद्र। अच्छा आपके पास बुक होगी ना। हाँ जी, किसको हमने थर्मामीटर बोला था हमारे बॉडी का, किसको, देखो सेरेब्रम आ रहा है बेबी आंसर। अरे याद करो, हाइपोथैलेमस। कहा था ना मैंने कि ये क्या करता है, ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है। इसको हमने क्या कहा था, इसे ताप नियंत्रक, या इसी को हमने क्या नाम दिया था, इसी को हमने थर्मोरेगुलेटरी, थर्मोमीटर ऑफ ह्यूमन बॉडी कहा था। मैंने कहा था जब आपका बुखार होती है तो आपका बुखार में टेम्परेचर बढ़ जाता है, फिर वापस उसको रेगुलेट करने का काम किसका होता है, हाइपोथैलेमस का काम होता है। थोड़ा पढ़ाई लिखाई में दिमाग लगाओ, नहीं तो कैसे काम चलेगा। पढ़ो लिखो, IAS वाईएस बनो। हाँ जी, नेक्स्ट है, अगला बताइएगा। अगला मैं पूछती हूँ आपसे,
द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स आर कॉल्ड। अभी पढ़ा है, जस्ट अभी पढ़ा के गई हूं, बताया था ना मैंने, क्वेश्चन बहुत आता है। दो न्यूरॉन के बीच का जंक्शन, ये पहला न्यूरॉन, ये दूसरा न्यूरॉन, इसके बीच का जंक्शन क्या कहलाता है? अभी बताया था ना, एक न्यूरॉन का आखिरी भाग, दूसरे न्यूरॉन का शुरुआती भाग क्या कहलाता है? अभी पढ़ाया, जस्ट पढ़ाया, अभी जस्ट अभी पढ़ाया। अब ये भी नहीं बता रहे तो कैसे काम चलेगा फिर? एक्सॉन कब बताया मैंने कविता? अरे अभी बोर्ड से मिटाया भी नहीं गया होगा, बोर्ड से, बोर्ड पे ही पढ़ा होगा। ये रहा, एक न्यूरॉन का आखिरी भाग, दूसरे का शुरुआती भाग, साइनेप्स गैप या सिनेप्स क्षेत्र कहा जाता है, इसको सिनेप्स क्षेत्र कहा जाता है। अभी पढ़ाया, 5 मिनट पहले पढ़ाया। कैसे काम चलेगा रे, क्या होगा बाबा तुम लोगों का? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप बताइए, हाउ मेनी एडेड नर्व्स कम आउट ऑफ द, अच्छा क्या पूछ रहे हैं, मैं क्वेश्चन आपसे थोड़ा अपनी लैंग्वेज में बताती हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि स्पाइनल नर्व्स कितनी होती हैं, स्पाइनल नर्व्स की संख्या कितनी होती है? चिल्ला चिल्ला के कम से कम 5 बार पढ़ाया होगा कि स्पाइनल कोड से जो नर्व निकलती हैं उनको हम स्पाइनल नर्व्स कहते हैं या मेरुरज्जु तंत्रिकाएं कहते हैं। कितनी जोड़ी होती है? हमेशा जोड़ियों में होती हैं। कितनी पढ़ाई थी? जल्दी आंसर करो। 21, 31, 33, 41, कितने पेयर्स? ये देखो बहुत सही आंसर आ रहे हैं, बहुत सही, बढ़िया बढ़िया। कितने पेयर? 43 तो टोटल होती है सलमान खान। भाईजान थोड़ा ढंग से पढ़ो आप। सलमान खान, मैंने टोटल नहीं पूछी है ना बच्चा आपसे, मैंने पूछी है कि स्पाइनल नर्व, स्पाइनल मतलब जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं उनको स्पाइनल नर्व कहेंगे हम, और जो ब्रेन से निकल रही थी उनको हमने क्रैनियल नर्व बोला था। तो स्पाइनल कितनी होंगी? 31 पेयर। इसका आंसर क्या होना चाहिए? 31 पेयर। आपने टोटल बता दी बच्चा सलमान, अब आपने सही आंसर दिया। 31 नहीं, 31 जोड़ी, 31 जोड़ी, 31 जोड़ी होती हैं। चलो अगला क्वेश्चन। सेकंड मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल, हमारे बाद सबसे ज्यादा बुद्धि जीव किसको माना गया? मैंने आपको पढ़ाया था ना कि हमारा ब्रेन मोस्ट इंटेलिजेंट ब्रेन है क्योंकि हमें भगवान ने सबसे ज्यादा विकसित दिमाग दिया है। हमारे बाद सबसे ज्यादा अगर किसी का दिमाग विकसित हुआ है तो वो किसका हुआ है? वो किसका हुआ है? मछली का नहीं। फिश इज द रॉन्ग आंसर अभिषेक मौर्य। क्यों? क्योंकि डॉल्फिन फिश नहीं होती है, डॉल्फिन एक मैमल होता है। इंसान कैसे हो सकता है हिंदू? इंसान तो फर्स्ट इंटेलिजेंट एनिमल है, हम तो सबसे ज्यादा बुद्धिमान जीव है। हमारे बाद बुद्धिमान जीव कौन है? चिंपैंजी। ये तो कहां से पढ़ के आए हो राहुल आप? हाँ जी, कहां से पढ़ के आए हो आप राहुल? हमारे बाद अगर किसी का सबसे अच्छा दिमाग है तो वो डॉल्फिन का है, तो इसको हम दूसरा बुद्धिमान जीव कहते हैं। इसके पास बुद्धि ज्यादा है लेकिन हमसे ज्यादा नहीं है, हमारे पास सबसे ज्यादा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बताइएगा आप, ब्रेन का कौन सा हिस्सा स्मेल महसूस करवाता है? अब ये तो सही आंसर कर देना यार। स्मेल का मतलब है गंधक। कैसी है स्मेल? गुलाब के फूल की है, हलवे की है? मैंने पढ़ाया था ना ये कि कैसी स्मेल है। ये कौन सा हिस्सा बताता है? कह रहे नाक बताती है। नाक मतलब ये कोई बात होती है? मैं ब्रेन का पार्ट पूछ रही हूँ। नाक का काम है सिर्फ स्मेल को अंदर लेना, लेकिन वो स्मेल किसकी है ये बताना ब्रेन का काम है। कौन सा ब्रेन? अब आप लोग बताओ। अभिषेक ने सही आंसर दिया, सलमान खान अगेन गलत आंसर है आपका। सुनीता गलत आंसर है। सुनीता, हाँ अच्छा सुनीता ने सही आंसर दिया, सॉरी सुनीता ने सही आंसर दिया। अभिषेक मंडल का गलत आंसर है। निशा कह रही है नाक। वाह निशा, हमें तो पता ही नहीं था कि हम स्मेल नाक से करते हैं, मुझे लगता था आज तक कान से करते हैं। वाह जी वाह। अबे उल्लू, कितना चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया था। कैसी स्मेल है? गुलाब के फूल की है, हलवे की है। कौन बताता है? थैलेमस बताता है, थैलेमस बताता है। अब इसका भी गलत आंसर कर रहे हो। क्या कर क्या होगे तुम लोग एग्जाम में? मुझे मिल गई होती ना ऐसी टीचर आप लोगों के जैसी। बहुत भाग्यशाली हो आप लोग, जैसे टीचर से पढ़ रहे हो घर बैठ के एकदम बढ़िया मोबाइल में। हमारे जमाने में थोड़ी ना ये सब हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ हो अगला क्वेश्चन है आपका बॉडी बैलेंसिंग। अब ये गलत मत बताना, ये थका हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया था। ब्रेन का कौन सा हिस्सा बॉडी बैलेंसिंग का काम करता है? हाँ जी, बॉडी बैलेंसिंग का काम ब्रेन का कौन सा हिस्सा करता है? अब ये आपको बढ़ाना पड़ेगा, आपको सही बताना पड़ेगा, मतलब ये नहीं चल पाएगा।
ये तो मुझे लगता है आप सही बता दोगे। बता रहे हो कि नहीं बता रहे हो? इसको भी सही। वाह, इसका भी गलत आंसर आ रहा है। सेरेब्रम लिख रहे हो। अबे मैंने कहा था सेरेब्रम एंड सेरेबेलम दोनों अलग अलग चीजें। सेरेबेलम होगा, सेरेब्रम नहीं होगा। सेरेबेलम हिंदी में बताया था अनुमस्तिष्क, पीछे वाले दिमाग में। पढ़ा था ना, छोटे दिमाग में चोट लगने से इंसान मर जाता है। क्यों मर जाता है ये भी पढ़ाया था। इसको छोटा दिमाग कहते हैं। सेरेबेलम क्या करता है? आपके बॉडी का बैलेंस बना के रखता है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जिनके मैंने आपको प्रैक्टिस करवा दी है। बाकी आप कर लीजिएगा, आपके पास ये किताब होगी। जरूरी नहीं है यार आप मेरी किताब से करो, आप जहां से भी करो, बस अच्छे से करो, बढ़िया तरीके से, और कोई दिक्कत नहीं है। सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा इसके, ठीक है। तो अपना नर्वस सिस्टम कंप्लीट हो चुके हैं। और इसके साथ हाँ सुन लो, प्रैक्टिस के लिए तो आप मेरे से परसों मिलिए ना। ये देखो, परसों रात 7 बजे, परसों यानी कि 23 दिसंबर से 7 से 8 बजे मैं यूट्यूब पे, सिर्फ यूट्यूब पे चलेगा ये क्लास। यूट्यूब पे मैं ना अब अगले 10 दिन 10 क्लास लूंगी, जिसमें मैं डीएनए ऑफ साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके करवाने वाली हूँ। इस किताब के 10 सीरीज करवाने वाली हूँ मैं, ठीक है ना। तो प्लीज करके परसों 7 बजे यूट्यूब पे आ जाइएगा। परसों है 23 दिसंबर 7 से 8 यूट्यूब पे पढ़ लेना। 8 बजे आपके बैच में क्लास चलेगी, वो अलग चलेगी, एकदम सेपरेट चलेगी। इसमें सिर्फ प्रैक्टिस करवाऊंगी, वो भी डीएनए ऑफ साइंस किताब के कुछ चैप्टर की, सारे नहीं। 10 क्लास लूंगी। 10 में कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? एक क्लास में 25-30 क्वेश्चन करवाएंगे, तो ये 250 के लमसम क्वेश्चन करवाऊंगी, ठीक है। आ जाओगे यूट्यूब पे? पता प्रैक्टिस करोगे ना तो सिर्फ थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होता है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, आप देखो मैंने आज पढ़ाया, आप उसका भी गलत आंसर दे रहे हो, तो कैसे काम चलेगा? जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आपको पता नहीं लगेगा प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो कैसे आप निखर के आओगे? इसलिए प्लीज करके 7 से 8 बजे मेरे साथ यूट्यूब पे जुड़ जाना। किसी को नहीं पता है यूट्यूब चैनल कौन सा है, तो यूट्यूब चैनल का नाम है फ्यूचर कुल कोचिंग। इस नाम से सर्च कर लेना, फ्यूचर कुल कोचिंग, इस नाम से सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। और आ जाइएगा, प्रॉमिस। सब लोग आएंगे ना? हाँ, 7 से 8 1 घंटा होगी, 7 से 8 1 घंटे होगी। 10 क्लास लूंगी, बस 10 दिन में 10 क्लास लूंगी। बीच में कोई एक आधा दिन छुट्टी हो जाए तो वो नेक्स्ट डे में हो जाएगी। सब आने वाले हैं, प्रॉमिस। कम से कम पता है यूट्यूब पे तो सारे हर इंस्टीट्यूट के बच्चे आते हैं, तो सबसे ज्यादा मैं उम्मीद करूंगी कि आप भी लोग आंसर दें जो मेरे से पढ़े हैं। क्योंकि जो मेरे से पढ़े हैं वो भी आंसर नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर दूसरा कैसे दे देगा? समझ रहे? तो आपके बैच में अलग क्लास होगी, वो 8 से 9 में आपके बैच में क्लास होगी, अलग क्लास होगी, ठीक है। टॉपिक नहीं, मिक्स क्वेश्चन होंगे, मिक्स क्वेश्चन होंगे। चलो ओके, आने वाले ना सब। हिंदी मीडियम की किताब आने में थोड़ा लेट हो रहा है, अभी तो इंग्लिश की भी नहीं मिलेगी आपको, वो भी आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है। क्योंकि 5000 कॉपी छपवाई थी, उसके बाद जो प्रिंटर है उनकी मशीन फूक गई, वो भी नहीं हो पा रही है, प्रिंट आ गया अभी तो, ठीक है। चलो फिर परसों 7 से 8 आप लोग आओगे, उम्मीद है। कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कल हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कौन सा? अब कुछ बच्चों का तो ये फेवरेट चैप्टर होगा, है ना। कुछ होते हैं बच्चे ऐसे बदमाश। कल पढ़ेंगे हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र। क्वेश्चन बहुत भर भर के आते हैं, स्पेशली वो बच्चा जो बीपीएससी के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है या किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहा है। रीट होता है, राजस्थान में रीट होता है, रीट के एग्जाम में हर साल 2 क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से, हर साल आते हैं। उनके लिए तो बहुत स्पेशल चैप्टर है, पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। दीपक कुमार, आपको इग्नोर कर रही हूँ तो आपको प्रॉब्लम हो रही है। क्या इग्नोर कर रही हूँ मैं आपको, ये बताइए मुझे। हाँ, आपको फुल इंपॉर्टेंस दी जाएगी, फुल इज्जत दी जाएगी, ठीक है। तो कल हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा, परसों 7 से 8 में प्रैक्टिस करेंगे। और अभी 25 दिसंबर आने वाला है, क्रिसमस आने वाला है, न्यू ईयर आने वाला है, तो देखते हैं क्रिसमस न्यू ईयर पे आप लोगों के लिए क्या प्लान करते हैं, कुछ अच्छा सा प्लान करते हैं। हिंदी वाली किताब तो बच्चा अभी लेट ही होगा, मेरे हाथ में नहीं है हिंदी वाली किताब आना, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, एसएससी सीजीएल वाले बैच में इको में देख लेती हूँ क्या बता रहे हैं आप, इको में क्या नहीं हुआ है, मैं एक बार बात कर लूंगी। क्या ऑफर मिलेगा? ऑफर जानने के लिए तो आपको 25 दिसंबर को ही आना पड़ेगा सुबह, 25 दिसंबर सुबह 10 बजे आना पड़ेगा आपको ऑफर जानने के लिए फ्यूचर कुल कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर।
मैं सोच रही हूँ कुछ किताब पर भी ऑफर दे दिया जाए बच्चों को। तुम लोग भी क्या याद करोगे। एमपी पटवारी में बहुत साइंस आता है भैया, इसको हल्के में मत लेना एमपी पटवारी में। और अगर आपने बहुत बढ़िया से मेरे से साइंस पढ़ लिया ना, एमपी पटवारी के क्वेश्चन बहुत ऐसे ऐसे करके आओगे, ऐसे ऐसे। बहुत शायद 25 नंबर का साइंस आता है ना एमपी पटवारी में, सलमान खान। चलो ओके, 25 दिसंबर सुबह 10 बजे मिलिएगा, तब आपको ऑफर का पता लगेगा। अभी कुछ ऑफर नहीं, पढ़ाई करो 4 दिन दबा के एकदम बढ़िया तरीके से। चलो मिलती हूँ मैं आपसे कल की क्लास में, अभी के लिए बहुत है। हाँ, पटवारी में 25 क्वेश्चन आते हैं, बढ़िया 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 बढ़िया। देखे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पटवारी के देखे हैं, कुछ कुछ और देखती हूँ, कोई बात नहीं। यूपी SSC में भी आते हैं साइंस का क्वेश्चन, अच्छे आते हैं। चलो बच्चों आप मुझे जाने दो, कफ भी हो गया, बहुत ज्यादा जुकाम हो गई है, थोड़ा गले वाले को आराम करते हैं, गर्म पानी पीते हैं। 7 से 7 बजे मिल जाना परसों। और अजीत भारती सर का भी बैच स्टार्ट हो जाएगा 26 तारीख से, उसमें भी अच्छे बच्चे आ चुके हैं, तो उसमें भी आप बढ़िया तरीके से एडमिशन ले सकते हैं। चलो बाय बाय, टेक केयर।